जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का। जी हाँ, सब्जेक्ट का नाम है इतिहास हिस्ट्री और बुक का नाम है दिल्ली थ्रू द एजिस। आज इस चैप्टर में हम दिल्ली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन या एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट अक्सर देखने को मिला है एग्ज़ाम में। इससे पहले भी हमारी 6 सेमेस्टर की और कई वीडियो आ चुकी है थर्ड ईयर की। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है दिल्ली के कई अतीत। जी हाँ, जब भी हम दिल्ली के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ फ़ोटो आनी शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे दृश्य आने शुरू हो जाते हैं जहाँ पे हमने दिल्ली में भ्रमण किया हुआ है। उदाहरण की हम बात करें तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमारे मन में लाल किले की एक चित्र आ जाती है, इंडिया गेट का हम ध्यान करने लगते हैं, कुतुब मीनार के बारे में सोचने लगते हैं, हुमायूं के मकबरे के बारे में सोचने लगते हैं, जामा मस्जिद के बारे में सोचने लगते हैं, लोटस टेम्पल के बारे में सोचने लगते हैं, अक्षरधाम मंदिर के बारे में सोचने लगते हैं और यहाँ तक कि संसद भवन और एनसीआर साथ के साथ दिल्ली मेट्रो के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं जब भी हमारे मन में दिल्ली की बात आती है। तो आज इस चैप्टर में हम दिल्ली से संबंधित कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं कि दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और इसमें कुछ साक्ष्य भी मिले हुए हैं और कुछ कहानियों के रूप में भी। आज हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास में। इतिहास में सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। भाई 3 प्रकार का इतिहास मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री होता है उसको प्राक इतिहास के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, प्राक ऐतिहासिक काल। जो प्रोटो हिस्ट्री होता है उसको अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं और जो हिस्ट्री होता है उसको ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, इनमें अंतर क्या है? भाई अगर आप इतिहास को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समय पीरियड का जानना पड़ेगा। तो मैं आज आपको ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वही बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये चैप्टर को समझ सको। हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री यानी प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव, जो आदि मानव था, उस समय आदि मानव के जो साक्ष्य तो हमें मिले हुए हैं लेकिन उस टाइम पे कोई भी लिखित सोर्स नहीं मिला हुआ। जी हाँ, इतिहास का एक ऐसा समय जिसमें हमें मूर्तियाँ, पत्थरों के औजार तो हमें पुरातात्विक साधनों के रूप में मिले हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में तो मिले हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई लिखित सोर्स उपलब्ध नहीं है। जैसे आदि मानव के काल की बात करें तो वो औजारों का निर्माण करते थे, किससे? पत्थरों से, स्टोन एज से, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था, इसीलिए वो सिर्फ 1-2 पेंटिंग कर देते थे, परंतु लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। एक ऐसा इतिहास कि जिसके साक्ष्य मिले हुए हैं पुरातात्विक रूप से, लेकिन वहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ, उसी को ही प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल की, जिसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसमें पुरातात्विक साधन तो मिले हुए हैं, पुरातात्विक हमें सोर्सेज तो मिले, एविडेंस तो मिले हुए हैं, वहाँ पे लिखित सोर्स भी है, लिखित एविडेंस भी है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता। वही हड़प्पा सभ्यता के हमें प्रूफ मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं, वहाँ से हमें कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि रिटर्न में हैं, लेकिन उन एविडेंस को अभी तक हमने पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे सोर्स जो कि प्रूफ है और लिखित भी है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उस प्रकार के इतिहास को हम अर्ध ऐतिहासिक या फिर प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है और पुरातात्विक
साक्ष्य, अर्थात तीनों कालों में एविडेंस तो है लेकिन एक में लिखित है, एक में लिखित नहीं है और एक में भी लिखित है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने ये तीनों क्यों आपको बताया? ये तीनों मैंने इसलिए बताया क्योंकि चाहे वो प्री हिस्ट्री हो, क्या है वो, या फिर वो प्रोटो हिस्ट्री हो, या फिर वो हिस्ट्री हो, तीनों काल के साक्ष्य हमें दिल्ली से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, इसका अर्थ क्या है कि आदि मानव दिल्ली में रहा करते थे या उनका कहीं ना कहीं से दिल्ली से संबंध था। या फिर हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो मीन्स अर्ध ऐतिहासिक समय में हड़प्पा वासियों का संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली से रहा होगा। उसके भी हमें कुछ एविडेंस मिले हुए हैं। और ऐतिहासिक काल में तो आपको सभी पता है, चाहे वो मौर्य का काल हो, चाहे वो कुषाण का काल हो, चाहे वो कनिष्क का काल हो, चाहे वो चौहानों का काल हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, क्या वो अंग्रेज़ों का काल हो, इनकी लिखित सोर्स हमें ऐतिहासिक काल से मिले हैं। अगर आप हमारे से साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो कुछ मिनिमम चार्ज के द्वारा आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि ये नोट्स आज की आज ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाए। नोट्स को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के पर ऐतिहासिक काल की। जी हाँ, सबसे पुराने समय की। सबसे पुराने समय को अभी हमने जाना, सबसे पुराने समय को हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आदि मानव के समय में क्या दिल्ली आदि मानव के समय की है? अब हम बात करते हैं, जब भी हम प्राक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हमने देखा कि मानव आबादी का स्थान दिल्ली के रूप में था, अर्थात दिल्ली में मानव की आबादी उस टाइम पे रहा करती होगी आदि मानव के समय। हमने ये कैसे जाना? हमें ये पता चला उस टाइम पे दिल्ली में जो पत्थर थे, जो आज भी आप अगर जाते हो इंडिया गेट की साइड पे, या फिर आप अभी भी पुरानी दिल्ली की साइड पे जाते हो, या फिर आज़ादपुर की साइड पे जाते हो, तो दिल्ली का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था कि पत्थरों के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं। दिल्ली की पहाड़ियाँ और चट्टानों से हमें आदि मानव के काल की चट्टानें मिली हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि दिल्ली उस टाइम पे भी आदि मानव दिल्ली के आसपास रहा करते थे। इसका उद्देश्य हमें पता कहाँ से चलता है? फरीदाबाद और अनंतपुर के जो पत्थरों की चट्टानें या जो वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, आज भी उन पहाड़ियों में आदि मानव के काल की जो पत्थरों की चट्टानें थी उनसे मिलती जुलती है। इससे हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी दिल्ली में आदि मानव रहा करते थे, परंतु वो रहा तो करते थे, परंतु इस बात का कोई कंकाल नहीं मिला कि भाई वो यहाँ पे पूर्ण रूप से रहा करते थे। हो सकता है कि भाई वो यहाँ पे आए हो, 2-4 दिन रुके हो, फिर आगे की ओर चले गए हो, या 1-2 महीना रुके हो, फिर आगे वो चले गए हो। परंतु आज के टाइम में दिल्ली की खुदाई में से कोई भी ऐसा कंकाल नहीं मिला जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली में आदि मानव रहा करते होगी। अब हम बात करते हैं अर्ध इतिहास की। जब भी अर्ध ऐतिहासिक जब भी बात की जाती है तो हमारे मन में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता आता है। अर्ध ऐतिहासिक काल इतिहास का एक ऐसा काल होता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, एविडेंस तो मिले हुए हैं, चाहे वो आपके रिटर्न में हो या फिर वो नॉर्मल खुशी औजारों के रूप में हो, परंतु उन एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी। अगर हम अर्ध इतिहास की बात करते हैं तो ये हड़प्पा काल में भी दिल्ली के आसपास लोग रहा करते थे। जी हाँ, ये मैं कैसे बता रहा हूँ वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के आसपास जो कि एक क्षेत्र है नरेला, जो नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, इसके साथ साथ भोरगढ़ है। दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली में नरेला के आसपास एक भोरगढ़ एक प्लेस है। इसी के साथ साथ ईस्ट दिल्ली में मंडावली, जिसको आज मंडावली, पहले मंडोली के नाम से जाना जाता था, और नंद नगरी। जी हाँ, नंद नगरी
ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। अवशेष उस टाइम की जो मोहरें थी, उस टाइम के जो सेलगढ़ी के पत्थर थे, देखने को मिला हुआ है। परंतु ये जो साक्ष्य बहुत कम मात्रा में मिले हुए हैं। साक्ष्य तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिले हुए हैं, जिस कारण पुरातात्विकवादियों ने इतिहास को जो खोजते हैं, जिनको पुरातात्विक शास्त्री के नाम से जानते हैं, जिस कारण पुरातात्विक साक्ष्यों में बाधा आई है और खुदाई के बाद पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा वासियों का दिल्ली से कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा, परंतु हमारे पास जो एविडेंस है वो इतने सफिशेंट नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है कि हम उसको पूर्ण रूप से साबित कर पाए। तो इसलिए जो इतिहासकार है, जब उन्होंने दिल्ली की खुदाई करी तो ऐसे कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए कि जिस पे हम श्योरिटी से कह सके कि भाई हाँ, हड़प्पा वाले लोग यहाँ पे रहते थे। ये एक अनुमान है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में आया भाई 2500 वर्ष ईसा पूर्व के इतिहास का। दिल्ली का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष के आसपास का है। इसमें क्या है, और दिल्ली का जो सबसे इतिहास में जो सबसे मेन पॉइंट है, जो साक्ष्य है, आप सभी यहाँ पे गए होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, जिसको हम पुराने किले के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दिल्ली में जो चिड़ियाघर है उसी के साथ में पुराना किला है। पुराने किले में दिल्ली के इतिहास के कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्य को खोजने के लिए पुरातात्विकवादियों ने, आर्कियोलॉजी जो सर्वे वाले हैं, उन्होंने पुराने किले की खुदाई करी 1955 में, 1970 में, 2013 और 2014 में। जब उन्होंने पुराने किले की खुदाई करी तो खुदाई में पाया कि दिल्ली में केवल हड़प्पा सभ्यता के ना, इवन महाभारत काल के भी और कुछ ऐसे अज्ञात एविडेंस भी मिले हुए हैं जिनको अभी जानना बाकी है। परंतु इन इतिहासकारों ने कोई भी अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं करी। जी हाँ, वो क्यों नहीं करी? क्योंकि जो भी एविडेंस मिला हुआ है वो पूर्ण रूप से श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि भाई ये उसी काल के है, सिर्फ कुछ एविडेंस को छोड़ के। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो पुराना किला है, वहाँ पे वह पुराना किला अपने दिल्ली के इतिहास को समेटे हुए हैं। अगर उसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह खुदाई की जाए तो शायद ये पता लगाया जा सकता है कि दिल्ली का इतिहास क्या था। बहुत बार ये करने की कोशिश करी परंतु अभी तक सफलता पूरी हासिल नहीं हुई। अब हम बात करते हैं ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी की। जब ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है 16 महाजनपद। जी हाँ, ईसा पूर्व 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। जैसे आज भारत में 28 स्टेट और 9 यूटीज है ना, उस प्रकार से पूरा भारत 16 महाजनपदों में उल्लेख्य था। हड़प्पा काल के बाद आया वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद आया महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की पुस्तकें जो कि पाली भाषा में लिखी गई है, इन्हीं पुस्तकों से पता चला है कि भाई भारत में 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपदों में से एक था कुरु। जी हाँ, जो कि दिल्ली और कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था। इसी कुरु की राजधानी को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कुरु की राजधानी जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था कुरु, इसी कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो अब हमने देखा और हम ये सभी जानते हैं कि दिल्ली का पौराणिक नाम इंद्रप्रस्थ है। जी हाँ, तो यहाँ पे अब हम इंद्रप्रस्थ को लेके बातें करते हैं कि किस प्रकार से इंद्रप्रस्थ से ये नाम दिल्ली में कन्वर्ट हुआ। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होते हैं। वो एविडेंस कौन से होते हैं? जैसे पत्थरों के औजार हो गए, प्राचीन टीले हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, मूर्तियाँ होगी, मूर्तिकला होगी, साहित्य होगी। इसी के साथ साथ ये जो मूर्तियाँ हैं या जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में खुदाई के समय कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन या मूर्तियाँ या मूर्तिकला हमें शुंग वंश की देखने को मिलती है, कुछ हमें कुषाण वंश के आसपास की देखने को मिलती है। मतलब शुंग वंश की हम बात करें तो ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी, और अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो
तो मतलब पहली शताब्दी के आसपास। इसके साथ साथ ये मौर्य काल के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। ये हमने किस आधार पे बोल दिया, मौर्य काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास, ये हमने किस आधार पे बोल दिया? ये हमने बोला जो दिल्ली से जो मूर्तिकला मिली है, जो दिल्ली से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो PGW के अर्थात उत्तरी काले चमकदार मित्र भांड मिले हैं। अब ये क्या होता है भाई, उत्तरी काले चमकीले मित्र भांड क्या होता है? जब जब सभ्यता का विकास होता है तो सभ्यता अपने साथ साथ उनके जो संसाधन है, उनके जो साधन है, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, तो जब जब आधुनिकीकरण आना शुरू होता है तो मिट्टी के बर्तनों में अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ आनी शुरू होती हैं। तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी का जो समय था, इस समय में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में से जब खुदाई के द्वारा जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले, वो काले और चमकीले मित्र भांड के थे। इससे पहले थोड़े से सलेटी हुआ करते थे और आने वाले जो काल होएगा उसमें थोड़े और अपडेटेड वाले मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब हमें पता हुआ कि भाई उत्तरी काले चमकीले मित्र भांडों से हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली पर शुंग वंश का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है। साथ के साथ कुषाण वंश का भी। कुषाण वंश ये वही हैं, हाँ जी, कुषाण, जो कि आपने राजा कनिष्क का नाम सुना होगा। सबसे पहले इन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, जी हाँ। और इसके साथ साथ ही मौर्य वंश ये वही है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्हीं का ही पोता अशोक, ये उस वंश की बात की गई है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के स्थल की। तो यहाँ शायद आपको पता हो गया कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली जो कि प्राचीन भारत में, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल में दिल्ली था, कैसे आदि मानव के साक्ष्य मिले परंतु वो पूरे नहीं हैं। फिर हम हड़प्पा के समय में आते हैं, कुछ साक्ष्य मिले परंतु वो पूरे नहीं हैं। लेकिन जब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें मिलती है और ये हमें इंडिकेट करती है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 200 शताब्दी के आसपास, 6ठी शताब्दी से लेकर 2nd शताब्दी के आसपास इन वंशों का संबंध दिल्ली में रहा है। अब हम दिल्ली के स्थलों की बात करते हैं। दिल्ली, जिसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं भाई, इस इंद्रप्रस्थ कैसे, जो कि दिल्ली है ना, दिल्ली एक बार नहीं बसाया गया। दिल्ली को 7 अलग अलग, जी हाँ, 7 अलग अलग हिस्सों में बनाने की कोशिश की गई है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो कि दिल्ली है, जिसको पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, वो 7 अलग अलग हिस्सों में बनाने की कोशिश गई है। सबसे पहला है किला राय पिथौरा, इसके साथ साथ है सिरी। अगर हम किला राय पिथौरे की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान सुना होगा, एक राजा, उन्होंने ही राय पिथौरा किले का निर्माण कराया था। तो जब राय पिथौरा किला का निर्माण कराया गया तो उसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे दिल्ली का एक साइड का हिस्सा बनना शुरू हो गया। जैसे ये है दिल्ली, मान लो राय पिथौरा यहाँ है, सिरी यहाँ है, एक चीज़ तुगलकाबाद यहाँ है, जहाँपना यहाँ है, शेरशाहगढ़ यहाँ है और शाहजहानाबाद इधर है। तो ये धीरे धीरे ये बन के बढ़ के दिल्ली कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सिरी को जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। आज आप दिल्ली में महरौली की साइड पे जब आप जाते हो तो आपने हौस खास सुना होगा, वो सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी के समय का बनवाया गया था। आज नहीं, आज का जो है वो तो अभी वाला है, जो वहाँ पे पुराने अवशेष मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ जब दिल्ली में तुगलक आए, तुगलकाबाद, आपने दिल्ली में एक तुगलकाबाद का किला सुना होगा, तुगलकाबाद सुना होगा। ये उस टाइम पे जब दिल्ली में गुलाम वंश आया था, उस टाइम के शासकों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में ये निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं जहाँपनाह नगर की। जहाँपनाह नगर ये भी एक शासक था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही जहाँपना नगर को बनाया गया है। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसको इतिहासकार बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जानते हैं। ये एक अलग से चैप्टर है, इसका क्या है क्या नहीं वो बाद में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला। आपने फिरोज शाह कोटला के नाम से एक जगह दिल्ली में सुनी होगी, उसके आसपास के क्षेत्र को, या फिर फिरोजाबाद का जो एरिया है, जो वहाँ का छोटा सा किला है, वो फिरोज शाह ने बनवाया था। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली, आगरा, इन जगहों पे झीलों का निर्माण, नदियों का निर्माण, फोर्टों का निर्माण, किलों का निर्माण सबसे ज़्यादा फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं शेरगढ़ की। जी हाँ, जिसको शेर की उपाधि से नवाजा गया था। आपने सही सुना, शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी है वो जब भारत में मुग़ल आए थे, बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जब फाइट हुई थी, तो जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था, तो उसने पुराने किले के आसपास के क्षेत्र पे और पुराने किले को बनवाने की कोशिश की थी। इससे पहले भी पुराना किला था, परंतु इसने पुराने किले को और मजबूत या और आसपास के क्षेत्रों को बनवाने की कोशिश करी और उस क्षेत्र को इसने नाम दे दिया शेरगढ़। अब हम बात करते हैं शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये 7 ऐसे प्लेस हैं जिनको जोड़ के पूरी दिल्ली का निर्माण किया गया। अब धीरे धीरे अब इनका निर्माण किया गया। एक इतिहासकार है उपेंद्र सिंह ने अपनी एक पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम है प्राचीन दिल्ली, उस बुक में उन्होंने यह बताने की कोशिश की गई है, उन्होंने यह बताया है कि जो दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा है वो मौखिक कहानियों के आधार पे भी पड़ा है और लिखित साक्ष्यों के आधार पे। उनका मानना है कि दिल्ली का नाम दिल्ली, जो पुरानी जो की मौखिक कहानियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हुई आ रही है, उन्हीं कहानियों के आधार पे पड़ा है। उनका मानना है कुछ ऐसी मौखिक कहानियाँ हैं जिसके नाम से इंद्रप्रस्थ इसका नाम पड़ा। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो मौखिक कहानियों के साथ साथ कुछ लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। जब हम मौखिक कहानी की बात करते हैं तो पहली कहानी ये आती है इतिहासकारों के सामने कि भाई हमें पता है हड़प्पा सभ्यता का अंत 1750 या 1900 BC के आसपास हो गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो इसलिए अंत हुआ क्योंकि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी। तो हड़प्पा वासी के लोग अपने बाढ़ आने के कारण पूरब की साइड पे जाने के लिए वो अब आकर्षित हो गए। भाई जब आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी तो आप भी तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित क्षेत्र पे जाने की कोशिश करोगे। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आई तो हड़प्पा वासी के लोग पूरब की साइड पे जाने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अंत होने पर जो हड़प्पा वासी थे वो सिंधु यमुना द्वीप के आसपास पे पहुंचते हैं और उसके बाद वो गंगा यमुना के द्वीप के आसपास पे पहुंचते हैं। जब वो गंगा यमुना द्वीप के आसपास पे पहुंचते हैं तो इसी गंगा यमुना के द्वीप जो कि दिल्ली से शुरू होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि गंगा यमुना का द्वीप का प्रवेश द्वार। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से ही गंगा और यमुना के जो द्वीप, अब जब हम पूरब की ओर देखो कि जब नीति अपनाते हैं, जब पूरब की ओर हम देखते हैं तो दिल्ली ही प्रवेश द्वार है गंगा और यमुना के द्वीप का। तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि जब हड़प्पा वासी आए तो जब वो गंगा यमुना के द्वीप पे आए तो इसी द्वीप का प्रवेश द्वार को उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, दहलीज। दहलीज क्या होती है? एक प्रकार की एंट्री, जिसको आज हम दहलीज के नाम से जानते हैं ना कि भाई हमारी दहलीज यहाँ से लेके यहाँ तक है, हमारी एंट्री, हमारा मुख्य द्वार, हमारा प्रवेश द्वार। तो हम कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार को ही, गंगा यमुना के द्वीप के प्रवेश द्वार जिसको दिल्ली कहा जाता है, उसको प्रवेश द्वार को दहलीज के नाम से पुकारा गया और यही दहलीज धीरे धीरे शब्दों में परिवर्तन होकर दिल्ली में कन्वर्ट होगी। एक ये ही कहानी है। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी की।
दूसरी कहानी अभी आपने जाना कि पहली कहानी कि भाई ये प्रवेश द्वार दहलीज से दिल्ली में कन्वर्ट होगी जो आज हम जानते हैं। दूसरी कहानी है कि महाभारत में इंद्रप्रस्थ, जी हाँ, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि इंद्र के द्वारा बनाया हुआ एक नगर था जो कि इंद्र ने पांडवों को दे दिया था और इसीलिए इसको इंद्र का शहर या इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि 16 महाजनपद में भी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे जो कि कुरु की राजधानी थी। जैसे उसके बाद कुछ, ये तो सारी कहानियाँ हैं, लेकिन 16 महाजनपदों में हमें पता है कि जो कुरुक है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। अभी हमने जाना कि दिल्ली का नाम क्या था। दिल्ली का नाम रखा गया दहलीज, इंद्रप्रस्थ। अभी हम इंद्रप्रस्थ तक ही पहुँचे हैं, दिल्ली अभी आने वाला है। तो हम जब 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में भाई कोई पूर्व में था, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई साउथ इंडिया में था। तो कहा जाता है कि उत्तर पथ और उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ, जब हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पे जाते थे उस टाइम पे, जब 16 महाजनपद की बात होती थी, जब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पे जाना होता था तो यमुना नदी के द्वारा ही दिल्ली से होकर साउथ इंडिया की ओर पहुंचा जाता था। अगर आप भारत के मैप की बात करते हैं तो ये इंडिया का मैप है, कुछ ऐसा सा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ये इंडिया का मैप है, दिल्ली यहाँ है, तो ये सारा उत्तरापथ है और ये सारा दक्षिणापथ है। तो जब यहाँ से हमें यहाँ आना होगा, जब यहाँ से हमें यहाँ पे आना होगा तो किसी रिवर के माध्यम से ही उस टाइम पे आया जाता था। तो कहा जाता है कि उत्तर पथ से लेकर दक्षिण पथ की जब यात्रा की जाती थी तो यमुना नदी के द्वारा की जाती थी। इसीलिए यमुना के आसपास के क्षेत्रों पे व्यापारी आके बसने शुरू हो गए, छोटे छोटे गांव बसने शुरू हो गए। और ये बात है 16 महाजनपदों की। शायद अब आपको पता चल रहा है कि दिल्ली का इतिहास कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मात्र छोटी से प्रयास से आपके, अगर आप चाहो तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आगे की। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में, हाँ जी, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के आसपास एक दिल्ली का राजा होता था जिसको दिल्हू के नाम से जानते थे। इसी के नाम पर दिल्ली का पड़ा और जो आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जब हम ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस टाइम पे भारत के एक दिल्ली में एक राजा होता था जिसका नाम था दिल्लू। वो एक राजा जो कि राजपूत था। उस राजा के नाम पे दिल्ली का क्षेत्रों के आसपास का नाम दहली का पड़ा और यही दहली का आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब हम और अगर बात करें, ये सारी कहानियाँ थी, लेकिन कोई ना कोई तो लिखित अवशेष या लिखित साक्ष्य हमारा एविडेंस होएगा जो ये प्रूव करे कि हाँ भाई ये दिल्ली नाम पड़ गया। अगर हम लिखित साक्ष्यों की बात करें तो हमें मुगल काल में भी इसके साक्ष्य पता चलते हैं, चौहान वंशों के टाइम में भी साक्ष्य पता चलते हैं। जब हमने देखा कि दिल्ली का कहीं पे लिखित साक्ष्य मिला है, जी हाँ, दिल्ली का सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिला है आनंद पाल तोमर। कहा जाता है कि ऑफिशियली दिल्ली को बसाया है तोमरों ने। ये हम 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली को बसाया है 12वीं शताब्दी में। उनके अवशेषों पर दिल्ली का नाम लिखा हुआ है। फिर इनके बाद चौहानों का दिल्ली पे शासन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि तोमरों को पराजित करके जब चौहानों ने दिल्ली पर अपना शासन करा तो चौहानों का कब्जा हो गया और इन्हीं चौहानों ने, आनंद पाल तोमर ने ही एक लाल कोट के आसपास का क्षेत्र बनाया था थोड़ा बहुत। इन्हीं चौहानों ने, चौहान में कौन? पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं चौहान वंशों ने लाल कोट के आसपास, आज जो हम लाल किले के नाम से जानते हैं, उस टाइम लाल कोट के आसपास का वो क्षेत्र था। वहाँ पे एक अभिलेख को लिखवाया जिसे किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अब हमने देखा कि चौहान शासकों ने सबसे पहले दिल्ली को बसाया किसने?
तोमर शासकों ने 12वीं शताब्दी में। उसके बाद उनको पराजित करके दिल्ली पे चौहान आए। हालांकि चौहानों का शासन तो अजमेर से था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का यह मानना था कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण प्लेस है और मतलब आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए। इसीलिए उन्होंने एक क्षेत्र का निर्माण करवाया जिसे राय पिथौरा किला के नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा कि आनंदपाल तोमर ने एक लाल कोट को बनवाया, उसी के आसपास और थोड़े से पत्थर वत्थरों से मतलब राय पिथौरा किले का निर्माण करवाया। किसने? चौहान शासकों ने, जो कि लगभग 6 किलोमीटर तक फैला हुआ था और यहाँ पे शहर था। जी हाँ, इसके अंदर ही लोग बाग रहा करते थे। अगर हम लाल कोट की बात करें तो लाल कोट एक प्रकार से सैनिकों को अड्डा होता था जो कि तोमर ने बनवाया था, जहाँ पे जो एक प्रकार के छावनी के नाम से हम कह सकते हैं या फिर कैंट एरिया के नाम से। अगर हम राय पिथौरा किला की बात करें, वो 6 किलोमीटर था, वहाँ पे लोग बाग भी रहा करते थे, व्यापारी भी रहा करते थे। तो अब आपने देखा कि राय पिथौरा, लाल कोट ये आसपास से जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे ये आसपास के क्षेत्रों में फैलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ पे जो मुगल थे, मुगल के समय में भी एक इतिहासकार था अबुल फजल वही है जिन्होंने अकबरनामा को लिखा है, आईने अकबरी को लिखा है। अकबर का एक इतिहासकार था अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया है कि चाहमान राजधानी दिल्ली थी, अर्थात चौहानों की राजधानी दिल्ली थी। तो हमें एक ये लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो गया कि भाई अबुल फजल की आईने अकबरी में भी दिल्ली का जिक्र किया गया। उन्होंने ये बताया है कि चाहमानों की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। भाई दिल्ली सल्तनत की जब भी बात करते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान की फाइट हुई थी 1191 और 1192 में, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर तराइन का सेकंड हुआ। तराइन के सेकंड जो फाइट हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जब पराजित हो गए तो उसके बाद दिल्ली में गुलाम वंश आया, जिसको हम दास वंश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आपने सुना होगा, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसी के साथ साथ उन्होंने कुलवत ए इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के समय वहाँ पे पहले भी छोटे मोटे किले थे। जी हाँ, ये नहीं है कि पूरे कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही करवाया, ऐसा नहीं। वहाँ पे थोड़ा बहुत पहले छोटे मोटे किले थे, उनको और थोड़े अपडेटेड करके उन पे और थोड़ा ईंट वीट पत्थर वत्थर लगा के इन्होंने उसके आसपास के क्षेत्रों का निर्माण करवा दिया। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप घर परचेज करने जाते हो तो कोई वहाँ पे पहले घर हुआ करता था या वो एक खंडर पड़ा हुआ है, तो अब आपने उस खंडर को तोड़ के उसके ऊपर मकान बना दिया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने ही पूरा बनवाया हुआ है, पहले वहाँ पे कोई ना कोई रहता था। तो इसी के बाद अब हम बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश, अभी मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास का निर्माण करवाया और जिसको आज के टाइम में सिरी के नाम से जानते हैं। अगर आप हौस खास किले पे नहीं गए तो आप जाइए, वहाँ पे देखिए, बीचों बीच झील है, आसपास आज भी आपको ऐतिहासिक झलक देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है। तो तुगलक वंश में जो किलों का निर्माण, जो आसपास के क्षेत्रों का निर्माण करवाया था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, अभी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही जहांपना नगर को बसाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश। दिल्ली में तुगलक के बाद सैयद आए, उनके बाद आया लोधी वंश। जी हाँ, ये वही लोधी है जिनके साथ बाबर की लड़ाई हुई थी 1526 में, हाँ, पानीपत की प्रथम फाइट। लोधी वंश में बहलोल लोधी। तो लोधी, अभी आपने अगर दिल्ली का कभी भ्रमण किया हुआ है तो आपने दिल्ली में देखा होगा एक लोधी गार्डन भी है ना। तो उसके आसपास के क्षेत्र को लोधी वंशों के द्वारा बनाया गया था। आज भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐतिहासिक झलक देखने को मिलती है। फिर एंट्री हुई बाबर की। बाबर 1526 में आया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि लोधी वंश के साथ हुआ। लोधी वंश को हरा के दिल्ली में
बाबर की एंट्री हुई और बाबर ज़्यादा साल तक नहीं जी पाया। तो उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं और शेरशाह सूरी की फाइट हुई तो शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं भाग गया। जब फिर शेरशाह सूरी कुछ सालों तक दिल्ली में रहा, लेकिन वो भी फिर एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर से हुमायूं दिल्ली पे आता है और उसके बाद आपको पता है मुग़लों का ही अधिकार हुआ। फिर अंतिम मुग़ल सम्राट 1857 की अगर हम बात करते हैं तो बहादुर शाह जफ़र सेकंड, हाँ जी सेकंड ज़रूर आप लिखना। सेकंड जब आया तो हमें दिल्ली के बारे में देखने को अब तक यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिल्ली की हल्की हल्की झलक देखने को मिलती रही। उसके बाद 1857 में भाई बहादुर शाह जफ़र जो सेकंड था, अंतिम मुग़ल सम्राट, जब 1857 की क्रांति हुई तो वो दिल्ली के लाल किले पे था। अर्थात लाल किले अर्थात वो दिल्ली पे उनका साम्राज्य था और वो दिल्ली के ही लाल किले पे स्टे करता था। परंतु वहाँ से उनको हटा के अंग्रेज़ों ने उनको हटा के दूसरे प्लेस पे भेज दिया था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम तक दिल्ली राजधानी के रूप में थी। परंतु 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली से राजधानी कोलकाता स्थानांतरित कर दी, परिवर्तन कर दी। फिर कुछ समय के बाद 1911 में दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया गया। आप देख सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली 7 बार उजड़ चुकी है, कुछ का मानना है कि 17 बार उजड़ चुकी है। अर्थात उजड़ चुकी का अर्थ है इतने दिल्ली पे आक्रमण हुए कि दिल्ली में सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद भी आज भी दिल्ली एक राजधानी के रूप में जीवित है। अब हम बात करते हैं 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो तब अंग्रेज़ों का काल था। उसके बाद भारत की आज़ादी 1947 में होगी, 15 अगस्त। आज़ादी के बाद ऑफिशियली रूप से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो आज हम देखते हैं कि जो दिल्ली है उसका नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ ऐसे राजवंश थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों तक 2 किलोमीटर में 4 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में छोटे मोटे किले बना दिए, किसी ने बड़े किलों का निर्माण कर दिया। तो दिल्ली एक बार नहीं बसाई गई। दिल्ली को बसाने में बहुत से राजाओं का, बहुत से राजवंशों का हाथ है। इसमें कुछ ऐतिहासिक कहानी भी है तो कुछ लिखित साक्ष्य भी है। दिल्ली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की साइड पे जाते हैं तो ये एक बेस्ट एक प्लेस था जहाँ पे आप रुक के ठहर सकते थे, अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे और आसपास अपने लिए सेफ्टी के उपकरण यहाँ पे मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यमुना नदी थी, जहाँ मतलब जिसके थ्रू एक मानव सभ्यता जीवित हो उठी। तो अभी आपने देखा कि दिल्ली का नामकरण किस प्रकार से हुआ, दिल्ली में किस किस शासक आए, कौन कौन से आए। अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप अगर हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक की 6 से 8 वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको पूरी बुक के इसी प्रकार से PDF नोट दे दिए जाएंगे। अगर आप हमारे स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको उन 6 से 8 वीडियो की जो आने वाली है उनकी स्ट्रीमिंग भी दे दी जाएगी। वो केवल वही देख सकते हैं जो कि मेंबर हों। अगर आप एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको इन दोनों ऑप्शन के साथ साथ आपको PDF नोट्स तो दिया जा रहा है। साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आपकी जो क्वायरीज है वो हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम जल्द से जल्द वीडियो लेके आ पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोशिश करता हूँ कि अब रोज़ की 2 वीडियो आ जाए क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ है, हिस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है और भी सब्जेक्ट है जिन पे वीडियो बनानी है। और अगर आप हमारे से साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र चंद फीस में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हाथों से उतारो तो आपको ज़्यादा अच्छा होएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मेहनताना चुकाना पड़ेगा। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।